शुक्रवार का दिन, तारीख 12 मार्च 1993। तब ये मुंबई शहर बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हवा में कुछ तलखी थी क्योंकि 3 महीने पहले इस शहर ने दंगे का दंश झेला था। 12 मार्च 1993 दिन के 1:30 पर बॉम्बे शहर में 13 जगह पर अलग अलग जगह पर बम धमाके हुए। अपराधियों ने सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हैंड ग्रेनेड फेंके। बॉम्बे शहर ने ऐसा कत्लेआम फिल्मों में भी नहीं देखा था। मरने वाले थे 257 और घायल हुए 713। पुलिस अपने नाकामी के मलबों में सुराग और सबूत तलाश रही थी। 1 महीने के भीतर 400 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई और तभी एक जाना पहचाना नाम सामने आया, संजय दत्त। संजू, ये क्या खबर आ रही है? हाँ पापा, मुझे भी अभी पता चला। तुम मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या? अरे कुछ भी नहीं है पापा, सब बेकार की बातें हैं। आप तो जानते हैं प्रेस को चटपटी खबरें चाहिए। संजू, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ ऑफ कोर्स पापा, मेरा यकीन कीजिए। महान फिल्मकार और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का ताल्लुक देश में खतरनाक बम ब्लास्ट करने वाले, उसकी साजिश करने वालों के साथ है। ये बात अखबार में छप चुकी थी। अखबार में यह भी छपा था कि संजय दत्त ने साजिश में शरीक लोगों से खतरनाक बंदूकें AK-56 और गोलियां भी ली थी। लेकिन संजय दत्त ने पूरी बात सुनील दत्त को नहीं बताई। वो अपने को बचाने की कोशिश में जुट गया और उसने सबसे पहला फोन किया अपने पुराने दोस्त यूसुफ मोहसिन नलवाला को। संजू बोल रहा हूँ यार। हाँ संजू, बोलना। कैसा है? बस ठीक हूँ यार, बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार मैं। हाँ, ये अखबार में तेरे बारे में क्या छप रहा है? मुझे तेरे मदद की जरूरत है यार। हाँ बोल। क्या? यार तू अभी इसी वक्त मेरे घर पर जा। अच्छा। मेरे घर की दूसरी मंजिल पे वो जो मेरा प्राइवेट हॉल है ना, हाँ उसमें एक बैग रखा हुआ है यार। हाँ हाँ। उस बैग को तू वहाँ अभी हटा दे यार। उस बैग में जो भी सामान है उसको खत्म कर दे, ठीक है, वरना मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा यार। ठीक है, मैं कर दूंगा, तो टेंशन मत ले। यूसुफ नलवाला को इस बात की खबर पहले से ही अखबार से लग गई थी, लेकिन वो अपने दोस्त संजय की बात को टाल नहीं सका। दूसरे दिन सीधे यूसुफ संजय दत्त के कमरे में चला गया और वहां बैग में जो कुछ उसने देखा उससे वो दंग रह गया। अखबारों में जो खबरें आ रही थी वो बातें पुख्ता हो गई, क्योंकि बैग में थी AK-56, ढेर सारी गोलियां और एक पिस्तौल। यूसुफ ने संजय दत्त के घर में रखी खतरनाक AK-56 को काट डाला और उसे वापस उसी बैग में रख दिया और साथ में गोलियां रख दी और पिस्तौल भी, और पहुंच गया केरसी बापूजी अडजानिया के घर। केरसी बापूजी अडजानिया ये संजय दत्त और यूसुफ नलवाला का दोस्त था और वो लोहे की ग्रिल और दरवाजा बनाने का काम करता था। सब पूरी माल की डिलीवरी कल हो जानी चाहिए। कैसे भाई? अच्छा वो आप मिल गए, मैं आपके पास आ रहा था। अरे तेरे को क्या हो गया, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? तू अंदर जा। आपकी फैक्ट्री का कुछ हो जाए तो घर पे पड़े होंगे ना, मुझे उनकी जरूरत है। गैरेज में है, लेकिन बात क्या है? आपने संजू के बारे में अखबार में पढ़ा है ना? हाँ लेकिन ये तो वो सब सच है। अरे क्या बोलता है तू? हाँ, मॉरिशस से संजू का फोन आया था। ये देखो, मैं उसके घर से लेकर आ रहा हूँ। ये सब वो है जो खबरों में आ रहा है? ये सब बताने का वक्त नहीं है, इसे खत्म करने की सोचो। मेरे को क्या लफड़े में नहीं पड़ना है। कैसे भाई, कैसी बात करता था? संजू अपना कितना पुराना दोस्त है और इस मुसीबत के वक्त उसका हम साथ छोड़ दें? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ उसे गलाने। तेरे गैराज में गैस कटर है ना? है। चल चल चल, मुझे दे दे। अरे लेकिन तू ये सब क्या कर रहा है? ये सब क्या है? मेरे से नहीं होगा। मैं कहूँ
ला मुझे दे। तुमसे नहीं होगा। जा, ये हो जाएगा, मैं कर दूंगा। यूसुफ ने केरसी अडजानिया की मदद से AK-56 को पिघला दिया। यूसुफ ने संजय दत्त के खिलाफ सबूत की शक्ल ही बदल दी थी। उसने पिस्तौल को केरसी के पास ही छोड़ दिया और AK-56 के जो बचे खुचे टुकड़े थे उनको लेकर मरीन ड्राइव की तरफ निकल पड़ा, सबूतों को सागर की काली अंधेरी गहराइयों में हमेशा के लिए डुबोने, जहां पर पुलिस कभी नहीं पहुंच सकती थी। यूसुफ ने सोचा था कि बगैर सबूतों के पुलिस संजय दत्त पर कभी हाथ नहीं डालेगी। भाई सारा काम हो गया है। AK-56 को पिघला दिया है और बचा हुआ माल समंदर में डाल दिया है। और गोलियों को? उनको ओबराय टावर्स के सामने समंदर में डाल दिया है। पक्का ना यूसुफ? भाई टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं। यूसुफ ने संजय दत्त के साथ अपनी 23 साल पुरानी दोस्ती निभाई। यूसुफ ने उन सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जो संजय दत्त को बॉम्ब ब्लास्ट के षड्यंत्रकारियों से जोड़ते थे, लेकिन पुलिस को सुराग सिर्फ सबूत नहीं दे रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में कई सारे षड्यंत्रकारी थे और पुलिस उनकी चुप्पी तोड़ने में कामयाब रही। संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड के साथ अपनी दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। पुलिस संजय दत्त के घर पहुंची। पुलिस को वहां कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन यह पता चला कि संजय दत्त मॉरिशस शूटिंग के लिए गए हैं और जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। और यह जानकारी खुद संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने पुलिस को दी। 19 अप्रैल 1993 बॉम्बे एयरपोर्ट पर संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। May I come in, sir? Yes, please. सर, बोलिए। सर संजय दत्त अपना कन्फेशन करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। संजय दत्त अपना गुनाह कबूल करना चाहता है। यस सर। मैं 28 तारीख को संजय दत्त का कन्फेशन रिकॉर्ड करूंगा। तुम लोग सब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करो और पेपर रेडी करो, ठीक है? हाँ, संजय दत्त को इन्फॉर्म कर देना। राइट सर। ओके, यू कैन गो। हाँ तो बोलिए। सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास बंदूक के 3 वैलिड लाइसेंस हैं और 3 फायर आर्म्स हैं। अच्छा। एक 270 राइफल ब्रूनो मेक वाली, एक 375 मैग्नम डबल बैरल वाली और एक 12 बोर गन। अच्छा। डबल बैरल वाली। सर, ये सारे हथियार मैंने इसलिए खरीदे क्योंकि मुझे शिकार का शौक है। अच्छा। मैं अक्सर शिकार के लिए अपने करीबी दोस्त यूसुफ नलवाला के साथ जाया करता था सर। अच्छा, यूसुफ नलवाला के साथ? जी। गिरफ्तारी के बाद संजय दत्त ने गुनाह कबूल करने का फैसला किया। यह संजय दत्त का बड़ा फैसला था। संजय दत्त पर जो आरोप लग रहे थे वो उन्हें टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आरोपी बनाने के लिए काफी थे, यानी कि आतंकवादियों की फहरिस्त में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त का नाम। टाडा कानून के मुताबिक कबूलनामा का इस्तेमाल अभियुक्त के खिलाफ फैसले में किया जा सकता है, इसलिए टाडा कानून के मुताबिक संजय दत्त को दोबारा सोचने का मौका भी दिया गया। आखिरकार संजय दत्त ने डीसीपी कृष्णलाल बिश्नोई के सामने वो कहानी कही जिसने उन्हें स्टार से कैदी बना दिया और बंबई बम धमाके का एक्यूज नंबर 117 बना दिया। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारे पास 3 लाइसेंसी बंदूकें हैं, तो फिर AK-56 और 9mm पिस्तौल कहां से है? और तुम्हारे घर पर जो हथियार थे, जो मिले थे घर पर, उसकी कहानी कहां से शुरू हुई? सर, ये बात 1991 की है। तब मैं अलगार की शूटिंग कर रहा था। अच्छा। मैंने अपनी सारी डेट्स प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान को दी हुई थी। सर, फिरोज खान अपनी पूरी यूनिट को लेकर शूटिंग के लिए दुबई गए थे। अच्छा, तो फिर वहां क्या हुआ? दुबई में ही मेरी मुलाकात दाऊद यानी
दाऊद इब्राहिम से फिरोज खान ने करवाई। अच्छा। वहां पर उनका छोटा भाई अनीस इब्राहिम भी हमसे सेट में ही मिला था। अरे क्या भाई, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक ठाक। दुबई में अपना हीरो। हाँ संजू भाई, आप हमें नहीं जानते और दुबई का बच्चा बच्चा जानता है आपको। बहुत फैन फॉलोइंग है यहाँ आपकी। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं भाई। अरे संजय भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन। जितनी भी पिक्चर है ना तुम्हारी, सब देखा है भाई ने। अरे थैंक यू भाई। और अपने भाई है ना, कम हस्ती नहीं है। हाँ, बिल्कुल। दुबई में नाम है इधर इनका। अरे बिल्कुल, कौन नहीं जानता। दुबई में जितने भी टॉप बिजनेसमैन है ना, नंबर 1 है अपने भाई। संजू भाई, अगर दुबई में किसी भी चीज की तकलीफ हो तो जरूर याद करना। अरे जरूर बताएंगे भाई, जरूर बोलेंगे। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम अक्सर हमारे शूटिंग के सेट पर आने लगा। अच्छा। हम लोग जिस होटल में भी रुके थे, वहां भी उसका अक्सर आना जाना था। वो अक्सर हमसे मुलाकात करने आ जाता था। अनीस इब्राहिम का हमारे सेट पर आना इतना ज्यादा था कि मेरी उससे अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अच्छा, तो फिर तुम्हें वो AK-56 और 9mm पिस्तौल किसने दी? हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा। अच्छा, हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा ने। सर, ये दोनों मैग्नम वीडियो कंपनी के मालिक हैं। इनमें से समीर हिंगोरा तो इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन का ट्रेजरर भी है। अच्छा। सर, मैंने इनकी एक फिल्म सनम साइन की थी। इसी की डेट्स के लिए अक्सर इन लोग मुझसे मुलाकात करने मेरे घर आया करते थे। ऐसी ही एक मीटिंग में हनीफ कड़ावाला ने मुझे एक ऑटोमेटिक गन दिलाने का ऑफर रखा। देखिए ना, कुछ तो कुछ डेट्स होगी तो एडजस्ट कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल। देखिए ना, मैं एक भी डेट नहीं है संजय साहब की। कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होगा जिससे कि डेट्स एडजस्ट करके मिल सकती हैं हम लोगों। मैंने देखा आपके सामने, एक भी डेट नहीं है। ट्राई तो कीजिए, कुछ हो सकता है एडजस्टमेंट। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बट। अरे कितने चक्कर लगवा दिए तुमने दोनों के। जो डेट्स मांग रहे हैं वो दे दो ना, काय को किसी का नुकसान करवाते हो। उन डेट्स पे तो आपकी पहले से बुकिंग है। अरे तो थोड़ा शेड्यूल इधर उधर कर दो, थोड़ा आगे पीछे कर दो, कोशिश तो करो। आप चिंता मत कीजिए हनीफ भाई, सब हो जाएगा। थैंक यू संजू। अरे ये तो छोटी सी बात थी हनीफ भाई। और सुनाइए, क्या चल रहा है? कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं? बातचीत चल रही है उसके लिए। अरे संजू, ये सब तो चलता रहेगा। मैं आपको एक बार पहले भी ऑफर कर चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक बंदूक दिलवा सकता हूँ। अरे नहीं हनीफ भाई, आप पहले भी मुझसे कई बार कह चुके हैं, लेकिन मैं ये बंदूक का क्या करूंगा? अरे भाई, ये किसी को मारने के लिए थोड़ी है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होगी। क्या बोलता समीर? हनीफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बात को ये बार बार कह रहे हैं। बंदूक रखने में हर्जी क्या है अपनी सुरक्षा के लिए? संजू, तुम आज हाँ कह दो, मैं कल की तारीख में तुम्हें बहुत बढ़िया बंदूक दिलाऊंगा। अरे अच्छी पहचान है अपनी, बढ़िया माल दिलाऊंगा। आप एक बार बंदूक को हाथ में लेके देखिएगा ना, मजा आ जाएगा। अब आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं सोचूंगा इस बारे में एक बार। अरे संजू बाबा, सोचना क्या है, बस ले लो। सर, मैं नाना करता रहा, लेकिन ये हनीफ कड़ावाला मुझे ऑटोमेटिक गन लेने के लिए उकसाता रहा।